नमस्कार दोस्तों, मैं के गौतम लाइफ स्टडी विद गौतम पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुपद। ये जो बहुपद किस क्लास में पूछे जाते हैं, तो ये देखिए जो क्लास आपके 8 से लेकर के 10 और उसके बाद जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुपद पूछे जाते हैं। जैसे बहुपद में ये पूछे जाते हैं आपके द्विघात समीकरण हो गए, इसके बाद आप कह सकते हैं कि विविक्तर है, श्रीधराचार्य के नियम है। तो देखिए जो हमारा बहुपद होता क्या है, हम पहले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। अगर किसी में 2 पद है या 3 पद है ना, तो हम उस आधार पे बहुपद को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट आता है कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए बहुपद क्या होता है कि चर अचर के गुणांक, है ना, क्या दिया गया कि चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, है ना, ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। अब देखिए एक आपके सामने आता है पॉइंट कि ऋणोत्तर क्या होता है। ऋणोत्तर का मतलब ये होता है कि किसी चर के पावर जो घातांक होगा वह किस में होगा, आपके प्लस में होगा, है ना। अब देखिए इसमें एक चर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिसका मान स्थिर नहीं होता है ना, जिसका मान स्थिर नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब जैसे देखिएगा हम कैसे मान सकते हैं कि भाई ये स्थिर नहीं होता है, तो आप देखिए ABCDEF, जैसे आप ABCD की बात करते हैं तो कभी कभी आप क्या लिखते हैं, A बराबर 10 हो गया, A बराबर 20 हो गया, A बराबर 5 हो गया, A बराबर 6 हो गया, यानी A के बराबर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसीलिए इसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चर किसे कहा जाता है, कि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब देखिए मेरे भाई अचर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिसका मान स्थिर होता है ना, जिसका मान स्थिर होता है आप उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब जैसे मान लीजिएगा कि एक कमरे है और उस कमरे में बच्चे कितने हैं, 50 हैं। कितने बच्चे हैं, 50, यानी इसका मतलब वो मान क्या है, स्थिर है। जैसे आप सोचिए कि मेरे पास 120 रुपये है ना, 120 रुपये, तो जो 120 रुपये है वह आपके लिए क्या है, स्थिर है। जब स्थिर होगा तो आप उसको क्या बता सकते हैं मेरे भाई, अचर है। जैसे आप एक चीज़ और देखिएगा कि एक गांव है, एक गांव में यानी 375 लोग हैं, है ना, 375 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये स्थिर है। स्थिर जब होगा तो वह कौन सी वैल्यू में आता है, तो आप कह सकते हैं कि अचर होता है। तो यही है आपका बहुपद, यानी चर और अचर के गुणांक। अब बात आती है कि चर और अचर के गुणांक, है ना, हम लेते हैं। देखिए चर और अचर के गुणांक, अचर के गुणांक, अब यहाँ पे चर के जगह पे क्या करेंगे मेरे भाई, आप कोई भी चीज़ लीजिए, यक्स लीजिए। अब देखिए गुणांक का मतलब क्या हो गया, गुणा, और अचर, अब अचर में आप कोई नंबर ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 6x, है ना। तो अब यही आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। दूसरा चीज़ ऋणोत्तर के रूप में आप बात करते हैं। देखिए ऋणोत्तर, है ना, किसके रूप में, ऋणोत्तर। अब देखिए अगर कोई हमारा चर पद है, अब चर के पावर क्या है, +2 है, यानी चर के पावर क्या है, +2, तो ये क्या है, आपका बहुपद है। अब देखिए एक चीज़ और आता है कि कौन सी संख्या बहुपद नहीं हो सकती, है ना, कौन सी संख्या बहुपद नहीं हो सकता। जैसे आप ले सकते हैं कि चर के पावर अगर कोई नंबर माइनस में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो अगर आप कह सकते हैं कि यानी बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है। अब बहुपद में कौन सा नहीं होगा, तो x के पावर -3। अब जैसे मैंने ये भी कह दिया कि 4x के पावर माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, तो क्या ये बहुपद है, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। अब देखिए एक चीज़ है घटाव या गुणन की क्रिया। अब बात करते हैं कि घटाव
है ना। देखिए अगला पॉइंट आप क्या कह सकते हैं कि घटाव। देखिए घटाव, अब घटाव का मतलब ये हो गया जैसे हम 6x माइनस 5 कर दिए, तो 6x माइनस 5 ये क्या है, आप बता सकते एक प्रकार का बहुपद है। अब देखिए एक चीज़ और है कि जैसे हम जोड़ की प्रक्रिया के साथ करते हैं मेरे भाई, जैसे जोड़ की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 6। तो ये जो 3x² प्लस 6 है ये क्या है, आपका बहुपद है। अब बात आती है कि जो बहुपद है हम इसको किस किस आधार पर डिवाइड करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार और जान लीजिएगा बहुपद किसे कहा जाता है, होता क्या है। चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाली बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसी में आपके दो टॉपिक आते हैं, जैसे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। चर जिसका मान स्थिर नहीं होता है आप उसे चर कहते हैं। ABCDEFGH ए से लेकर के आप जेड तक ले लीजिए। फिर अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर होता है आप उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अचर कहते हैं। अब देखिए अब इसमें आता है कि बहुपदों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए आपका है बहुपदों का वर्गीकरण। का वर्गीकरण है ना। देखिए जो बहुपदों का वर्गीकरण है तो इसमें आप सुने होंगे कि एक पदीय क्या होते हैं, फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि द्विपदीय, त्रिपदीय, है ना, चार पदीय। तो इसमें आएगा कि जब बहुपदों का वर्गीकरण किया जाता है तो कितने आधार पे आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके आधार जो होते हैं दो। पहला होता है कि पदों के आधार पर, पहला किसको बता सकते कि पदों के आधार पर, किसके आधार पर, पदों के आधार पर वर्गीकरण, है ना। पदों के आधार पे क्या करते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पदों के आधार पर, है ना, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पदों के आधार पे। जो दूसरा चीज़ होता है आप ये भी कह सकते हैं कि अचर, है ना, ये चर घात के आधार पर, ऐसे लिख दीजिएगा, चर घात के आधार पर वर्गीकरण, ये भी आप बता सकते हैं। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुपदों का वर्गीकरण आप कितने तरीके से करते हैं तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि बहुपदों का जो वर्गीकरण होता है आप बोल सकते हैं कि दो होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि पदों के आधार पर, और दूसरा क्या है, चर घात के आधार पे। अब देखिए हमारा आता है कि पदों के आधार पर हम बात करते हैं इसका, तो आप सुने होंगे कि एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अब बात आएगी कि एक पदीय बहुपद क्या होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिसका पद, है ना, आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि पद की संख्या, है ना, पद की संख्या कितना होती है, एक। अब जैसे जब पद की संख्या एक होगी तो आप उसे क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे मेरे भाई तो आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये 4x, अब ये कितने पद हैं तो आप बोल सकते हैं एक पद है। तो ये किस प्रकार का बहुपद है, आप एक पदीय बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि 4/5 x² है, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई एक पदीय बहुपद है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जैसे -3/4 x³, ये कौन सा बहुपद है, तो आप इसको भी बता सकते हैं एक पदीय बहुपद, है ना, एक पदीय बहुपद। जैसे अगर आप कहते हैं कि 9x³, ये कौन सा बहुपद है, तो आप इसको भी बता सकते हैं एक पदीय। जैसे अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 120x³, ये कौन सा बहुपद है, तो इसको भी आप बता सकते हैं एक पदीय बहुपद। अब देखिए
अब दूसरा आपका आता है कि द्विपदीय। देखिए इसको क्या बोल सकते हैं कि द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, बहुपद है ना, द्विपदीय बहुपद। तो आप क्या बता सकते हैं कि जिसमें पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 2 होता है। यानी पदों की संख्या जिसमें 2 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, द्विपदीय। अब देखिए हेडिंग में ही आप जान सकते हैं कि ये कौन से पद हैं। द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है, 2, है ना। द्वि यानी 2 पद, जिसमें 2 पद होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो देखिए द्विपदीय बहुपद में आप किसकी बात कर सकते हैं कि जैसे आप ले लीजिए, यानी 4x + 5 एक ये पद है। यानी देखिए 1 और 2। अब जैसे देखिएगा 3x² - 6 कितने पद हैं, तो 1 और 2 बता सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे 4 बटा यानी 9x² - 6 ये भी बता सकते हैं। ये किस प्रकार का पद है, तो आप बोल सकते हैं द्विपदीय। जैसे 6x³ - 6x², ये भी आप इसको क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, द्विपदीय। अब देखिए 1 2 और देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि 9x³ और प्लस 10x², ये कौन सा पद है, तो इसको भी आप द्विपदीय बोल सकते हैं। कौन से पद बोल सकते हैं मेरे भाई, द्विपदीय। देखिए 1 2 और हम देखते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 13x³ - 14x², ये कौन से बहुपद हैं, तो इसको भी आप बता सकते हैं द्विपदीय बहुपद। अब देखिए अगला हमारा आता है त्रिपदीय। हम बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद। देखिए त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद है ना। अब देखिए त्रिपदीय, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। त्रि का मतलब क्या होगा, 3। यानी जिसमें पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होती है, 3। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि पदों की संख्या 3 होती है तो वह किस प्रकार का बहुपद होता है, तो आप उसको त्रिपदीय बहुपद बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 4x² यानी 3x + 6, यानी 4x² + 3x + 6, तो देखिए कितने पद, तो आप कह सकते 1, ये 2 और ये आपके 3। तो ये कौन से पद में आ गए, तो त्रिपदीय में। जैसे अगर 4 बटा 9x³ 4x² + 7, ये भी आपका कौन सा है, त्रिपदीय। देखिए ये 1 और ये आपका 2 और ये आपका 3। अब देखिए अगर -10x³ और 4x² + 6, इसमें भी कितने हैं, तो आप देखिएगा 1 2 और ये आपके 3 होंगे। अब देखिए 20x² - 40 और +4/6, तो ये भी आपके कौन से हैं, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि त्रिपदीय बहुपद है। देखिए एक चीज़ और है, अगर कभी क्वेश्चन आए कि कड़ी में 3x² प्लस कड़ी में 5x + 6 है ना, तो देखिए कड़ी में क्या दिया गया है आपका 3x² प्लस कड़ी में 5x + 6 है। ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप इसको भी बता सकते हैं ये त्रिपदीय बहुपद है। अब देखिए अगला हमारा जो आता है इसमें चतुर्थ बहुपदीय। तो आप जान सकते हैं कि चतुर्थ पदीय यानी वे पद जिसमें पदों की संख्या क्या होता है, आप बोल सकते हैं 4, है ना। देखिए चतुर्थ पदीय बहुपद, पदीय बहुपद है ना।
देखिए ये आपका है चतुर्थ पदीय बहुपद। इसमें क्या होता है कि पदों की संख्या 4, पदों की संख्या क्या कितनी होती है, पदों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 4, जिसमें पदों की संख्या 4 होती है ना, जिसमें पदों की संख्या 4 होती है वो चतुर्थ पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे आप कह सकते कि 3x³ और प्लस देखिए 4x² प्लस 6x और प्लस है ना 5, क्या है प्लस 5। अब देखिए कितने पद, 1 2 3 और आपके 4, तो इसमें पदों की संख्या कितनी मेरे भाई, 4 है। जैसे एक और देखिएगा 4x³ यानी 4x² प्लस 6 है ना, और ये हो गया 3x के पावर 4 है ना, 3x के पावर 4। तो अब देखिएगा इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप कह सकते हैं कि चतुर्थ पदीय बहुपद। अब देखिएगा हमारा अगला आता है कि चर, है ना, चर की घात के आधार पे बहुपदों को ज्ञात करना। देखिए हेडिंग है चर के घात के आधार पर बहुपद, है ना। देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि चर के घात के आधार पर बहुपद। तो अब इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात बहुपद है। अब देखिएगा हम बात करते हैं पहला रैखिक बहुपद, है ना। देखिए कौन सा है रैखिक, देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये है आपका। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो चर की अधिकतम घात, देखिए चर की अधिकतम घात कितना होता है, अब ये 1 होता है, यानी चर की जो अधिकतम घात कितना होती है, 1 होती है, तो उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई, तो आप लिख सकते हैं कि 4x प्लस 5। अब देखिएगा x इसमें क्या है, चर है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। यानी आप a की घात अगर 1 होगा, b की घात 1 होगा, c की घात 1 होगा, चाहे कोई भी आपका अल्फ़ाबेट होगा, अगर उसके पावर 1 है तो वह किस प्रकार का बहुपद होगा, तो आप कह सकते हैं उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब जैसे मेरे भाई कि अगर हम एक और लेते हैं कि जैसे 3x हो गया, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, तो इसको भी हम रैखिक बहुपद ही कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात मेरे भाई 1 है। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 यानी 4/3 x² प्लस 4/3 x प्लस 10। अब ये पूछेगा ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप इसको भी रैखिक बहुपद बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा 3x - 5, ये भी हमारा किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक है। जैसे 6/7 x प्लस 9/7, ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। अब देखिएगा आपका आता है कि द्विघात बहुपद, है ना। देखिए क्या है आपका द्विघात बहुपद, है ना। अब इसमें आएगा कि चर की घात, क्या लिखिएगा, चर की घात अधिकतम
अधिकतम कितनी होती है, आप कह सकते हैं कि 2 होती है। यानी जो चर की घात अधिकतम 2 होती है हम उसे कौन सा बहुपद कहते हैं मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे देखिए कि आपका है यानी 4x² प्लस 6x और प्लस 10, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब जैसे 4/9x² माइनस 10x प्लस 10, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णी में 3x² प्लस कर्णी में 2x और प्लस कर्णी में ये 5, तो इसको भी आप क्या बता सकते हैं, ये भी द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात कितना है यहाँ पर 2 है। जब चर की अधिकतम घात आपकी 2 होगी तो किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। अब देखिएगा कि इसमें हम एक और बात करते हैं कि अगर -3/7 x² माइनस 10x माइनस 10 है ना, ये भी वही है, यानी 3/7x² माइनस 10x माइनस 10। अब आपसे ये पूछेगा किस प्रकार का बहुपद है, तब भी आप बताएंगे ये द्विघात बहुपद है। अब देखिएगा हमारा आता है कि त्रिघात बहुपद। देखिए कौन सा, तो आप कह सकते हैं कि त्रिघात। देखिए त्रिघात बहुपद। अब देखिएगा त्रिघात बहुपद क्या होता है, चर की घात यानी चर की अधिकतम घात है ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चर की जो अधिकतम घात कितनी होती है, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई 3 होती है। देखिए त्रि का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि त्रि का मतलब ये होता है 3, यानी त्रि का अर्थ 3 होता है ना। देखिए जैसे अगर आपसे पूछेगा कि 4x³ और 4x² प्लस 2x प्लस 6, अब आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप बता सकते हैं कि ये त्रिघात। क्यों बताएंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो चर वैल्यू है ना उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 3 है। अगर 6x³ माइनस ये 9x² प्लस 4x माइनस 8, ये किस प्रकार का बहुपद है, तो इसको भी आप बता सकते हैं कि त्रिघात बहुपद है ना। 6x³ माइनस 9x² प्लस 4x माइनस 8। अब देखिए 4 आप लिख सकते हैं कि 9x³ और ये 10x² प्लस 4x और प्लस आप कह सकते हैं कि 9, तो ये भी आपका किस प्रकार का बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो उसी तरीके से आप चतुर्थघात बहुपद निकाल सकते हैं, पंचम निकाल सकते हैं, यानी जिसमें अधिकतम घात 4 होगी वो चतुर्थ बहुपद घात हो जाएगा, चतुर्थ बहुपद हो जाएगा, और जिसमें 5 होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, पंचम बोलेंगे। अब देखिएगा इसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है, इसमें गुणांक ज्ञात करना है ना, और गुणांक के बाद जो अगला टॉपिक होगा आपके शून्यांक ज्ञात करना है ना। देखिए गुणांक क्या होता है ना, यहाँ पे क्या है आपका दिया है कि गुणांक है ना। अब गुणांक होता क्या है, यानी जिस संख्या के साथ आप गुणा करते हैं, जिस संख्या के साथ आप गुणा करते हैं वही आपका गुणांक होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने 4 के साथ किसका गुणा किया, 5 का, तो 4 का गुणांक क्या हो गया, 5 बता सकते हैं, यानी 4 के साथ आपने 5 का गुणा किया। अगर मैंने कहा कि 6 के साथ मैंने 9 का गुणा किया, तो अब बताइए 6 का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि हम -10 का गुणा हम 4 में कर रहे हैं, तो 10 का गुणा आप किसके साथ कर रहे हैं मेरे भाई, 4 में, तो आप कह सकते हैं कि -10 का गुणांक, किसका गुणांक, -10 का गुणांक कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई आपका 4 है। अब देखिए इसी तरीके से आप इसमें भी बोल सकते हैं कि 4 का गुणांक क्या होगा, है ना,
4 का गुणांक क्या है, यानी 5, है ना। अब देखिएगा बात आती है कि गुणांक चर और अचर में कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जैसे आपका दिया गया कि 4x², आप पहले समझिए, यानी 4x² है और इसमें आपसे पूछा गया कि x² का गुणांक क्या होगा, है ना, x² का गुणांक क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ये बताया जिस संख्या के साथ गुणा किया जाता है, यानी 4 के साथ किसका गुणा किया गया, 5 का, तो 4 का गुणांक 5 होगा। अगर मैं कहा कि 5 का गुणा 4 के साथ किया गया तो 5 का गुणांक क्या होगा, 4 होगा। तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4x² में x² का गुणांक क्या होगा, है ना, गुणांक क्या होगा, तो आप सिंपल सा बताइएगा कि इसका गुणांक कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए मेरे भाई एक और, देखिए जैसे ये 10x² प्लस 6 है, देखिए -10x² प्लस 6, और आपसे पूछेगा कि इसमें x² का गुणांक क्या होगा। तो अब बताइए x² का गुणांक, तो x का गुणा किसके साथ किया जा रहा है, -10 के साथ, तो आप लिख सकते हैं कि x² का जो गुणांक है कितना है, -10 है, ये बता सकते हैं आप। अब देखिए मेरे भाई अगर हम आपसे पूछें कि 4/5 x² -10x प्लस 6 है, यानी 4/5 x² -10x प्लस 6, इसमें आपसे पूछेगा कि x का गुणांक क्या होगा और x² का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x² का गुणांक आप बता सकते हैं मेरे भाई 4/5, और x का गुणांक क्या होगा। अब देखिए इसके साथ क्या कीजिएगा, यदि अगर माइनस दिया होता है तो आप माइनस के साथ लिखेंगे, तो x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखिएगा एक और बात करते हैं हम यहाँ पे कि -35 x³ और 40x² प्लस 6x और प्लस 9 ये दिया है। अब इसमें पूछा है कि x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक, देखिए x³ का गुणांक आप क्या बताएंगे मेरे भाई, ये 35 है, तो ये आपके होते हैं गुणांक। अब देखिए एक दो और हम बात करते हैं आपसे गुणांक का। देखिए जैसे हम गुणांक की बात करें कि -40x² और प्लस 10x और प्लस 11, है ना, क्या है, -40x² प्लस 10x प्लस 11 में, है ना, क्वेश्चन देगा में x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा x का गुणांक क्या होगा, तो आप लिखिए पहले 40x² प्लस 10x और प्लस 11। अब देखिए x के साथ किसका गुणा किया गया है, 10 का, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 होगा। अब जैसे देखिए अगर कभी आपके मन में दिया गया कि कड़ी में 3x² है और प्लस कड़ी में 5x और प्लस 6 है, अब बताइए इसमें x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक आप बताएंगे मेरे भाई कड़ी में 5, क्या बताएंगे, कड़ी में 5। अगर x² का गुणांक पूछेगा तब भी आप क्या बताएंगे मेरे भाई, ये कड़ी में 3, कड़ी में 3, ये होते हैं आपके गुणांक। अब देखिए जो हमारा टॉपिक आता है कि शून्यांक से संबंधित प्रश्न, है ना, देखिए अगला लिखेंगे आप शून्यांक से संबंधित प्रश्न। देखिए शून्यांक से संबंधित प्रश्न, ये आपका अगला टॉपिक है, यानी शून्यांक से संबंधित प्रश्न। अब देखिए जब शून्यांक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें ये पूछा जाता है कि शून्य की संख्या क्या होगा, एक आपका इक्वेशन दे देगा और इसमें ये पूछेगा कि शून्य की संख्या क्या होगा, और दूसरा चीज़ आपसे ये पूछेगा कि जब आपके ग्राफ दिए हों,
है ना। जब आपके ग्राफ दिए होते हैं तब शून्य अंकों की संख्या क्या होगी। तो इन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर कीजिए और शेयर के साथ सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।